हाय गाइस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ हॉट वर्क के बारे में। आप सबको पता है कि हॉट वर्क अपने आप में बहुत ही डेंजरस और बहुत ही खतरनाक होता है। तो आज हम लोग इसमें हॉट वर्क क्या होता है, हॉट वर्क कैसे करना चाहिए, हॉट वर्क करने से क्या क्या खतरे होंगे और हॉट वर्क के लिए क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, पर्सनल क्या क्या इंजरीज वगैरह होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही वीडियो को देखिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए ही वीडियो देख के निकल जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे नए नए वीडियोस जो आते रहेंगे वो अपडेट आपको मिलता रहेगा और आप भरपूर हमारे चैनल से सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए आप क्या रहेंगे, बेनिफिशियल रहेंगे और आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हॉट वर्क के डेफिनेशन की कि हॉट वर्क क्या होता है। तो हॉट वर्क इज एनी प्रोसेस दैट जनरेट फ्लेम्स, स्पार्क्स और हीट। या सिंपल सिंपल डिफिनेशन दिया गया है कि हॉट वर्क किसी भी ऐसे कार्यों को कहा जाता है जहां आग हो, चिंगारी हो या किसी तरह का तापमान हो, हीट हो, तो वो हमारा क्या है, हॉट वर्क है। इट इंक्लूड्स क्या क्या, जैसे वेल्डिंग है, कटिंग है, ग्राइंडिंग है, सॉइंग है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, हॉट वर्क्स हैं। ठीक है, और भी हमारे हॉट वर्क्स में बहुत सारे वर्क हमारे आते हैं, जैसे कि आपको हम बता देते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हॉट वर्क इज एनी एक्टिविटी और प्रोसेस दैट जनरेट अ सोर्स ऑफ इग्निशन। दिस कुड बी थ्रू अ फ्लेम, हीट और अ स्पार्क। यहां कहना यह चाहते हैं कि हॉट वर्क ऐसे किसी भी कार्य को कहा जा सकता है जिस काम के जरिए या जिस काम के थ्रू आग निकलता हो। फ्लेम मतलब क्या होता है, आग, हीट तापमान निकलता हो, स्पार्क चिंगारी निकलता हो। ठीक है, हॉट वर्क कैन बी डायरेक्ट। हॉट वर्क दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट हॉट वर्क होता है और एक इनडायरेक्ट हॉट वर्क होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हॉट वर्क का मतलब है इक्विपमेंट और टूल्स क्रिएट्स अ फ्लेम। कोई ऐसा इक्विपमेंट और टूल्स जो डायरेक्टली वो क्या करता है, आग क्रिएट करता है, जिससे आग निकलती है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट हो गया। अदर टाइम्स दैट में इनडायरेक्ट है ना, यूजिंग एन एब्रेसिव व्हील टू कट मेटल है ना, प्रोड्यूसेस स्पार्क। जैसे मान के चलिए हम लोग कटर और डिस्क कटर वगैरह के माध्यम से हम लोग किसी लोहे को काटते हैं तो वहां आग नहीं निकलती है। एक्चुअली वो चक्का उस मेटल पे जब घर्षण करता है ना, एब्रेसिव करता है, तब जाकर के वहां क्या होता है, चिंगारी निकलती है। और एक है कि नहीं, डायरेक्ट वो आग ही निकलती है। समझ में आया? जैसे मान के चलिए एसिटिलीन, ऑक्सीजन के माध्यम से जो ऑक्सी एसिटिलीन जो हम लोग गैस कटिंग करते हैं तो वहां पहले आग निकलती है, तो ये डायरेक्ट हॉट वर्क हो गया। और एक होता है कि नहीं, कोई व्हील या कोई चक्का या कोई कटर या डिस्क कटर वगैरह का प्रयोग जब हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को काटने के लिए करते हैं, तो वहां क्या होता है, आपका स्पार्क निकलता है। जैसे इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड वगैरह का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग ऑन करते हैं तो क्या होता है, स्पार्क निकलता है। या दीवार वगैरह पे अगर हम लोग है ना स्टील कांटी वगैरह का प्रयोग करते हैं, स्टील कांटी वगैरह का प्रयोग करते हैं ठोकने वगैरह के लिए, ठीक है, तो वहां जब हम लोग हैमर मारते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्पार्क करता है या चिंगारी वगैरह निकलती है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हॉट वर्क इज डेंजरस वर्क, इट प्रोड्यूसेस न्यू रिस्क टू योर वर्क प्लेस दैट नीड टू बी मैनेज्ड। कहना यहाँ ये चाहते हैं कि हॉट वर्क अपने आप में तो खतरनाक है ही, लेकिन कार्य क्षेत्र में एक नया रिस्क वहां पैदा करता है। अपने आप में तो जहां खतरनाक है ही, लेकिन साथ साथ वो क्या करता है, वहां जो कार्यस्थल होता है उस कार्यस्थल में वो अलग क्या करता है, एक हैजर्ड पैदा करता है। जैसे आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, तो एक नया हैजर्ड क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है। ठीक है, हॉट वर्क है ना मे बी परमानेंट और टेम्पोररी। और हॉट वर्क क्या होता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पोररी भी हो सकता है ना, कुछ दिनों के लिए। बट व्हेनेवर एंड वेरेवर इट हैपेंस इट नीड्स टू बी है ना कंट्रोल। लेकिन जब भी हो और जहां भी हो हॉट वर्क, जरूरी होता है कि हम हॉट वर्क को क्या करें, कंट्रोल करें। बिना हॉट वर्क के कंट्रोलिंग मेजर के हमें हॉट वर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, हॉट वर्क एग्जांपल्स।
वेल्डिंग का काम करते हैं, दो लोहे को जोड़ने का जो आपस में काम होता है वेल्डिंग, ये हमारा हॉटवर्क में आता है। फ्लेम कटिंग, जिसको गैस कटिंग भी कहते हैं, जब लोहे को काटने का हम लोग जिससे कार्य करते हैं वो हमारा फ्लेम कटिंग है ना। बिटुमेन है ना, बॉयलर्स, बॉयलर्स वगैरह का जो जहां हीट वगैरह देके जो बॉयल करते हैं कोई चीज को, ये हॉटवर्क में आता है। सोल्डरिंग, आप लोग जानते हैं ना, जो सोल्डरिंग किया जाता है, वायर वगैरह को जो सोल्डरिंग करके जोड़ा जाता है, हॉटवर्क में आता है। टॉर्चिंग, टॉर्चिंग एक तरह का हॉटवर्क ही में आता है, क्योंकि इसमें भी स्पार्क वगैरह निकलते हैं। ब्रेजिंग, ये भी हॉटवर्क में आता है। ग्राइंडिंग, आप लोग देखते हैं जो ग्राइंडर मशीन वगैरह चलाया जाता है, ये भी हॉटवर्क में आता है। सॉविंग है ना, कोई आरी वगैरह से या कोई भी कटर वगैरह से जो कोई चीज को काटा जाता है, सॉ, वो भी हमारा हॉटवर्क में आता है। जैसे हैक्सो ब्लेड वगैरह लेकर के रड वगैरह को काटते हैं ना, या लोहे को काटते हैं, वो भी हमारा क्या आता है, हॉटवर्क में आता है। ड्रिलिंग, आप देखते हैं लोहे वगैरह को ड्रिल किया जाता है, होल किया जाता है नट बोल्ट के लिए या किसी इसको उसमें डालने के लिए, वो आपका हॉटवर्क में आता है। यूज ऑफ डिस्क कटर्स, डिस्क कटर से बहुत सारे हम लोग रॉड वगैरह को काटते हैं। स्टील और एल्युमिनियम के जितने भी आजकल वर्कशॉप हैं वहां जो काम होता है, फिर फ्रेम वगैरह तैयार होता है, वो सब डिस्क कटर से ही काटा जाता है। ठीक है। यूज ऑफ एन ओपन फ्लेम, या कोई ओपन फ्लेम का यूज किया जा रहा है, किसी आग का प्रयोग किया जा रहा है, ये सब हमारे किसमें आएंगे, हॉटवर्क में आएंगे। आई होप हॉटवर्क का डेफिनेशन और एग्जांपल से आप लोगों का हॉटवर्क क्या होता है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी इन मतलब 100 बात की एक बात ये बता दें कि ऐसा काम जिस काम में किसी तरह का है ना आग निकले, चिंगारी निकले या तापमान निकले, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो हमारा क्या होता है, हॉटवर्क होता है। चलिए नेक्स्ट, अब जानते हैं हम लोग हॉटवर्क रिस्क के बारे में। ठीक है, हॉटवर्क अपने आप में तो जहां खतरनाक है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ रिस्क हमारे होते हैं। कटिंग और वेल्डिंग एंड एम्प्टी टैंक और पाइप है ना माइट सीम सेफ इफ यू आर यूजिंग द इक्विपमेंट है ना करेक्टली। अब कहना यहाँ ये चाहते हैं, कोई भी अगर हम लोग खाली टंकी, जब टैंक क्या हो जाता है हमारा खाली हो जाता है, और खाली होने के बाद जब उसमें किसी तरह का हमको कोई कटिंग या वेल्डिंग का काम करना पड़ता है, भले हम काम को बहुत अच्छे से करें, भले हम काम को अच्छे से करें, लेकिन फिर भी क्या होती है, वहां हमारा खतरा या रिस्क हमारा क्या होता है, बना हुआ होता है। बट व्हाट डिड इट कंटेन्स एंड बिफोर, लेकिन सवाल यह होता है कि इससे पहले इसमें था क्या। सवाल हमारा यह होता है कि इससे पहले इसमें क्या था। ठीक है, बट व्हाट डिड कंटेंट बिफोर, वाज इट फ्लेमेबल, तो हमको देखना यह पड़ता है कि जिस टैंक के अंदर हमको वेल्डिंग कटिंग का काम करना है या क्लीनिंग का काम करना है, क्या उसके अंदर किसी तरह का कोई फ्लेमेबल गैसेस या लिक्विड्स वगैरह तो नहीं था। आर देयर एनी रेसिड्यू, क्योंकि देखिए किसी भी टैंक के अंदर अगर हम किसी तरह का लिक्विड रखते हैं जो फ्लेमेबल हो और एक्सप्लोसिव हो, उसकी सफाई कर भी लें तो भी कुछ ना कुछ अंश उसके अंदर क्या होता है, बचा हुआ रह ही जाता है, उसको रेसिड्यू कहा जाता है। यहां कहता है कि जस्ट a teaspoon of fuel in a tank can be enough to cause explosion when heated up and turned into vapor। कहना यह चाहते हैं कि टी स्पून यानी एक चाय के चम्मच के बराबर भी अगर ऑयल उस टैंक के अंदर रह गया है, जिस टैंक के अंदर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, और वो तेल वेपर बना करके पूरे टैंक में भर गया हुआ है, तो अगर आप किसी तरह का हॉट वर्क उसके अंदर करने के लिए जाएंगे तो ये एनफ होगा कि वो विस्फोट कर जाए या ब्लास्ट कर जाए। जैसा कि एक इमेज के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि किस कदर भयानक विस्फोट होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के भयानक जो विस्फोट होता है तो कितना खतरनाक हो सकता है, उसको लेकर के ठीक है बात की जा रही है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कंट्रोलिंग ऑफ हॉट वर्क, कि हॉट वर्क को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, टू मैनेज द रिस्क हॉट वर्क नीड्स टू बी कंट्रोल। यहां सबसे पहली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि हॉट वर्क का रिस्क ना हो, ठीक है, तो हमको चाहिए कि हम वर्क को कंट्रोल करके काम करें, जो रिस्क है उस रिस्क को कंट्रोल करके काम करें, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द एक्टिविटी बट बिफोर एंड आफ्टर एज वेल। ऐसा नहीं कि काम जब हम लोग कर रहे हैं उसी वक्त हमको सिर्फ रिस्क को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं, बिफोर स्टार्ट द हॉट वर्क, आफ्टर द हॉट वर्क एंड ड्यूरिंग द हॉट वर्क हमको रिस्क को क्या करना है, कंट्रोल करना है। एवरी वर्क प्लेस इज डिफरेंट,
और हार्ड वर्क का जो वर्क प्लेस होता है ना, हर वर्क प्लेस अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सारा हार्ड वर्क का वर्क प्लेस एक ही जैसा होता है, इट इज नॉट पॉसिबल। एवरी हार्ड वर्क इज डिफरेंट विद ईच अदर। जितने भी वर्क प्लेस होते हैं, कार्य क्षेत्र होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। एंड अ रिस्क असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट टू चेक इट इज सेफ टू कैरी आउट हॉट वर्क इन द एनवायरमेंट। और चाहिए कि हम एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, यानी जो एक मूल्यांकन हमको करना पड़ता है कार्य क्षेत्र का खतरों से जुड़ा हुआ, वो हम प्रॉपर करें, उसके बाद ही हम काम को करें। ए हॉट वर्क परमिट शुड बी यूज्ड एज अ फर्दर कंट्रोल मेजर्स। और हमें हॉट वर्क जो परमिट होती है, परमिट सिस्टम पर भी वीडियो आपको मिलेगा, वो हमें चाहिए कि हम वो क्या करें, यूज करें, ताकि और भी अच्छे से जो रिस्क है उसको कंट्रोल किया जा सके। स्पेशली इन वर्क प्लेसेस नॉट डिजाइन फॉर हॉट वर्क। खासतौर पे ऐसी जगह जहां हॉट वर्क करना एक्चुअली उचित नहीं है, फिर भी वहां हॉट वर्क किया जा रहा है, जैसे कन्फाइन स्पेस के अंदर हॉट वर्क करना उचित नहीं है, लेकिन करना तो होगा ही। तो ऐसे में और हमारे लिए क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम रिस्क असेसमेंट और वो परमिट के साथ ही हम काम को करें। ठीक है, आगे है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन हॉट वर्क इज कैरिड आउट ड्यूरिंग, है ना, ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और एज ए पार्ट ऑफ मेंटेनेंस वर्क, a hot work permit will be ensure a series of checks are made before authorizing any hot work to start। खास तौर पे जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट में किसी भी तामीराती काम जो होता है ना, जो निर्माण का कार्य होता है, वहां जब भी हम लोग हॉट वर्क करेंगे तो प्रॉपर हम लोग परमिट के साथ ही हॉट वर्क करेंगे। विदाउट परमिट तो बिल्कुल भी हम लोग वहां काम नहीं करेंगे। अब आगे ये हम लोग पढ़ेंगे कि हॉट वर्क के अंदर जब हम लोग इन्वॉल्व होंगे या हम लोग जब हॉट वर्क करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए कुछ चीजें हमारे लिए होती है जिससे कि हम रिस्क को प्रॉपर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो यह है कि फुल ट्रेनिंग टू बी गिवन टू एम्प्लॉय डूइंग हॉट वर्क। जो भी लोग हॉट वर्क करने के लिए, जो भी वर्कर हॉट वर्क करने के लिए जा रहे हैं, सारे एम्प्लॉय को हॉट वर्क से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना है। जैसे कि हॉट वर्क क्या होता है, उसमें क्या क्या हैजर्ड हो सकते हैं, ऐसे हैजर्ड्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, किसी तरह का अगर अचानक आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, इन केस ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन हमें क्या यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें उनको प्रॉपर हमको क्या करेंगे, बताएंगे। इन केस ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन हमें किस तरफ भागना चाहिए, हमें क्या हमारा मतलब कंट्रोल है ना होना चाहिए जिससे कि वो और आगे ना बढ़े, वो सारी चीजें हमको ट्रेनिंग के थ्रू बताना है। आगे दूसरा पॉइंट ये है कि करेक्ट पीपी टू बी प्रोवाइडेड एंड यूज्ड। और जो पीपी है सही और उचित प्रकार का, वो पीपी हमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, हाँ। उसके बाद है ऑल टूल्स एंड मशीनरी रिक्वायर्ड टू हॉट वर्क टू बी फिट फॉर पर्पस एंड रेगुलरली इंस्पेक्टेड। और जो भी है ना मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, जैसे कि गैस है, गैस सिलेंडर, ठीक है, होज हैं, रेगुलेटर्स हैं, है ना, और उसके जो नोजल्स हैं, ये सारा का सारा हमारा क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए और उचित होना चाहिए। और रेगुलर उसको इंस्पेक्टेड करते रहना चाहिए कि इसमें किसी तरह का कटा फटा टूटा या डैमेज तो नहीं है, या किसी तरह का लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है। ठीक है, HSC लेजिस्लेशन टू बी फॉलोड। और जो भी कानून और पॉलिसी बना हुआ है हॉट वर्क से रिलेटेड, उस पॉलिसी और कानून का भी हमें पालन करते हुए काम को करना चाहिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरिंग दैट द वर्क इज undertaken safely is that the competent person must be conducted through risk assessment। और एक हमारे लिए सबसे अहम बात यह होती है कि जो भी हॉट वर्क किया जा रहा है बहुत सेफली किया जा रहा है और किसी तरह का अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन वहां नहीं है। इसको श्योर करने के लिए एक कंपिटेंट आदमी के थ्रू हमें क्या करना चाहिए, रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब रिस्क असेसमेंट जब किया जाएगा तो रिस्क असेसमेंट में किन बातों को ध्यान में रखते हुए रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, आइए उसको हम लोग देखते हैं। रिस्क ऑफ फायर फ्रॉम स्पार्क और हीट बीइंग है ना कंडक्टेड वाया है ना मेटल पाइप्स। इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो हॉट वर्क किया जा रहा है, क्या उससे किसी तरह का हीट या किसी तरह का स्पार्क या फायर तो नहीं निकलेगा। इस चीज का हमें अच्छे से रिस्क को असेसमेंट के थ्रू क्या करना चाहिए, हमको देखना और जानना चाहिए। Presence as combustible materials including stored ones and obvious है ना ones और hidden ones। अब यहां कहना चाहते हैं कि जहां भी हॉट वर्क किया जा रहा है, क्या उसके आसपास किसी तरह का कोई केमिकल जो फ्लेमेबल हो या विस्फोटक हो, ज्वलनशील हो, वहां जमा किया हुआ तो नहीं है, चाहे ऊपर या नीचे। ठीक है, जमीन के अंडरग्राउंड से भी क्या होता है, पाइप्स वगैरह या टैंक वगैरह क्या है
होते हैं या रखे जाते हैं। तो इसको अच्छे से असेसमेंट के थ्रू हमको क्या करना है, जानना है। Any opening in the building structure that will require covering with non-combustible sheeting. Suppose that हम लोग एक बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और बिल्डिंग में क्या है, होल है, छेद है। बहुत सारे बिल्डिंग में शाफ्ट वगैरह या पाइपिंग के लिए या मान के चलिए जो लिफ्ट वगैरह होता है उसके लिए ओपनिंग होल छोड़ा जाता है, ठीक है। अब वहां हम लोग हॉट वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली वो जो ओपनिंग है वो सीधे वहां से स्पार्क कहां होगा, नीचे गिरेगा। और पता चला नीचे कोई कंबस्टिबल मटेरियल या एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा हुआ था, तो क्या होगा, उस पे गिरने से वो ब्लास्ट कर जाएगा या आग लग जाएगी। तो ऐसे ओपनिंग को हमको क्या करना चाहिए, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल से, यानी जो आपका वो आता है ना फायर ब्लैंकेट वगैरह जो आता है, उसके थ्रू हमको क्या करना चाहिए, ढक देना चाहिए। अब आगे कहना यह चाहता है टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग यूज्ड इन द बिल्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स फ्रॉम यूजिंग हॉट वर्क एंड इक्विपमेंट, और कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स भी होता है जब हम लोग हॉट वर्क करते हैं, उसका भी हमें डिस्कशन अच्छे से कर लेना चाहिए। एक्सपोजर टू रेडिएशन, अब जब हम लोग क्या करते हैं, हॉट वर्क करके हैं, तो आपको पता है कि उससे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलता है, ठीक है, जो आंखों और चमड़ों के लिए क्या होता है, काफी खतरनाक होता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे आंखों को और हमारे चमड़े को अटैक ना करे, खासतौर पे आंखों को स्पेशली, उससे रिलेटेड हमें जो है ना वेल्डिंग गॉगल्स होता है, जिसको वेल्डिंग गॉगल्स कहा जाता है, वो वेल्डिंग गॉगल्स या सेफ्टी वेल्डिंग गॉगल्स हमको लगा करके ही काम को करना चाहिए। और हमें फुल बॉडी जो प्रोटेक्टिव जैकेट आता है वो पहन करके हमको काम करना चाहिए, ताकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हम क्या करें, अपने आप को बचाएं। और क्या कहना चाहते हैं कि जब हम लोग हॉट वर्क करते हैं तो उससे स्पार्क निकलता है, ठीक है, और वो जो जिसको हम लोग हॉट वर्क करते हैं वो ऑलरेडी बहुत गर्म हो जाता है हॉट वर्क करने की वजह से, या टूल्स और डेब्रिस वगैरह जो भी उससे क्रिएट होते हैं, तो वो हमारे चमड़े को क्या कर सकता है, इंजर्ड कर सकता है, जला सकता है। तो वो हमको ना जलाए या इंजर्ड ना करे, उससे बचने के लिए हम लोग को स्पेशल जो जैकेट आता है, फुल बॉडी जैकेट, एप्रोन, ये हमको पहन करके काम को करना चाहिए। आगे है कि बर्न्स एंड इंजुरीज रिलेटेड टू हॉट वर्क फ्लेम और स्पार्क, यहां कहना यह चाहते हैं कि जब आग वहां से निकलती है, स्पार्क उससे निकलता है, तो फ्लेम जब उससे निकलता है तो वो क्या करता है, हमको जला सकता है, हमको इंजर्ड कर सकता है, जो कि पॉइंट जस्ट अभी हम बताए हैं। इससे रिलेटेड हमें जो भी अप्रोप्रिएट हमको जैकेट या एप्रोन हमें यूज करना चाहिए, वो हमें जरूर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है इंजुरीज फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर। हो सकता है कि फायर के कारण एक्सीडेंट वगैरह हो, उससे बचने के लिए, ठीक है, हमें जो भी उचित प्रकार का है ना आग से बचाव के जो भी कपड़े होते हैं, ठीक है, फायर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो होते हैं, वो हमें जरूर यूज करना चाहिए। स्मोक और फ्यूम्स इनहेलेशन, और जब क्या करते हैं वेल्डर लोग वहां वेल्डिंग करते हैं, तो वहां क्या होता है, फ्यूम्स जनरेट होता है, स्मोक जनरेट होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो लोग इनहेल करते हैं, ठीक है। तो चाहिए कि हम ग्लव्स वगैरह का प्रयोग करके, ये मास्क वगैरह का प्रयोग करके हमको काम करना चाहिए, ताकि जो स्मोक और फ्यूम्स निकला वो इनहेल ना करें। आपको पता होना चाहिए कि वेल्डिंग और कटिंग के दौरान जो स्मोक्स जनरेट होता है वो बहुत ही खतरनाक और घातक होता है। इसलिए हम प्रॉपर जो हमारा मास्क आता है उसको यूज करते हुए हमें काम को करना है। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स, और वहां इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स भी हो सकते हैं, इसलिए नॉन कंडक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो डाइलेक्ट्रिकल हैंड ग्लोव्स वगैरह आता है, या जो ये आपके स्टैटिक फ्री जो जूते आते हैं, उसको प्रयोग करके हमें काम को करना चाहिए। आइए कुछ और हैजर्ड्स बताते हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि कन्फाइन स्पेस अपने आप में खुद ही खतरनाक होता है, और कन्फाइन स्पेस के अंदर जब काम किया जाता है और वहां किसी तरह का कोई डेंजरस गैसेस या फ्लेमेबल गैसेस वगैरह अगर होते हैं, तो वो अगर स्पार्क या हीट के संपर्क में आता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। खासतौर पे जब हम लोग कन्फाइन स्पेस में काम करें तो इस बात का ध्यान रखते हुए करें। इलेक्ट्रिक शॉक, जब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हॉट वर्क करते हैं, तो कभी कभी इलेक्ट्रिक टूल्स वगैरह का यूज किया जाता है, तो ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक टूल्स किसी तरह का डैमेज ना हो, वायर्स वगैरह डैमेज ना हो, वरना हो सकता है कि हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, और इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, जानलेवा होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 3 नंबर की,
ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जब वेल्डिंग का काम किया जाता है तो उससे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है जो आंखों और चमड़ों के लिए काफी खतरनाक होता है, जैसे यहां दिखाए हैं। तो इस रेडिएशन से बचने के लिए हमें सेफ्टी गॉगल्स जो आता है ना, वो गॉगल्स पहन करके ही काम को करना चाहिए, और ऐसा कपड़ा जो रेडिएशन को रोके हमें पहन के काम को करना चाहिए। फ्यूम्स, अभी जस्ट हम बात किए हैं कि जब हम लोग हॉट वर्क करते हैं, खासतौर पे वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, तो वहां क्या है, काफी ज्यादा फ्यूम्स निकलते हैं, यानी धुआं निकलते हैं, और जिसके कारण अगर आप वहां काम करते हैं तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, या ऑक्सीजन इनरिचमेंट हो जाता है, या ऑक्सीजन को क्या करता है, काफी है ना पोल्यूट कर देता है, जिससे देखने में और सांस लेने में काफी दिक्कतें हो सकती है। खास तौर पे ऐसी जगह जो क्या हूं, बंद हूं, तो वो और भी खतरनाक होता है। ऐसी जगहों पे जब भी हम काम करें इस बात का ख्याल रखते हुए करें कि बिल्कुल ये हमको अटैक ना करे, या रेस्पिरेटर वगैरह का यूज करने की जरूरत पड़े तो रेस्पिरेटर वगैरह लेकर के हम काम को करें। आगे बात करेंगे कि जब हम लोग काम को करते हैं तो वहां स्पार्क वगैरह भी होने की संभावना बनी रहती है। और ये स्पार्क जो होता है, अगर किसी तरह के फ्लेमेबल है ना गैसेस या अदर जो हमारे वहां फ्लेमेबल केमिकल्स अगर वहां प्रेजेंट रहेंगे तो वो क्या करेंगे, हॉट वर्क के संपर्क में आने से है ना एक्सप्लोजन या फायर हो सकता है। उससे बचने के लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले टैंक को क्या किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, साफ किया जाएगा, और उसके गैसेस को पहले क्या किया जाएगा, साफ किया जाएगा, चेकआउट किया जाएगा, तभी जाकर के हम लोग वहां काम करेंगे। उसके बाद यहां कहना चाहते हैं अगला कि गैस सिलेंडर, क्योंकि आपका हॉट वर्क मोस्टली क्या होता है, एसिटिलीन, बुटेन, प्रोपेन, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस के थ्रू ही होता है, तो ये काफी खतरनाक होता है। इसलिए हमें चाहिए कि ये सिलेंडर हमारा जो वर्क क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, ये हमारा दूर रहे, पास ना रहे। उसको जब कैरी करें तो केयरफुली हम कैरी को करें, ठीक है। अब इतने सारे जहां खतरे होते हैं, इन खतरों के अलावा भी और भी बहुत सारे कंपनी को लॉसेस का सामना करना पड़ता है अगर वहां किसी तरह का हॉट वर्क होता है तो, अगर वहां किसी तरह का फायर या एक्सप्लोजन होता है तो। आइए देखते हैं क्या होता है। इनके अलावा जब किसी तरह का कार्य क्षेत्र पे है ना दुर्घटनाएं होती हैं, तो जहां प्रॉपर्टी डैमेज होता है तो कंपनी के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। आपको पता है कि जब दुर्घटनाएं होती हैं तो उनके 3 फॉर्म्स होते हैं, लीगल, फाइनेंशियल और मॉरल, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होता है, जैसे कंपनी को टाइम ऑफ वर्क फॉर एनी इंजर्ड टू है ना रिकवर। अब जो बंदा घायल हुआ है वो बंदे को रिकवर होने में अब टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद लॉस्ट वेजेस, अब उनके जो वेजेस हैं यानी जो सैलरी हैं वो भी लॉस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद वर्क बीइंग है सस्पेंडेड फॉर इन्वेस्टिगेशंस, जब तक इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं पूरा तब तक काम को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये एक अलग बर्डन होगा, है ना। अर्डोस है ना इंश्योरेंस क्लेम्स, और जो इंश्योरेंस क्लेम है वो भी हमारा बढ़ेगा। लॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड कंटिन्यूटी ऑन द साइट, और जो प्रोडक्शन होना था वो भी हमारा रुक जाएगा। और लीगल में भी आपको पता है कि लीगली क्या क्या हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कंपनी के जो ऑनर है उसको जेल हो सकता है, फाइन लग सकते हैं, ठीक है। मोरली वर्कर अब उसमें काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, तो मोरल, लीगल, फाइनेंशियल, इसका अलग से हमने वीडियो बना के रखा हुआ है कि एक्सीडेंट होने से इस तरह के कंपनी के ऊपर और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। आइए कुछ चीजें और हम थोड़ा सा बस बताते हुए आपसे हम विदा ले लेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग हॉट वर्क करना चाहेंगे, ठीक है, तो उससे पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। सबसे पहले कि ऑयल, ग्रीस या इस तरह का कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल हो जहां हॉट वर्क करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि उसको हटा देना चाहिए। और जहां भी हम लोग हॉट वर्क करेंगे ध्यान रहे कि जो एप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, आग को बुझाने वाला जो यंत्र होता है इसको फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है, जैसे एवीसी एक्सटिंग्विशर या जो भी हो, या CO2 एक्सटिंग्विशर जो भी हो, वो हमें वहां पास में जरूर रखना चाहिए। अगला पॉइंट है कि जहां भी हम लोग इस तरह का हॉट वर्क करेंगे फर्स्ट एड बॉक्स को रखते हुए हमें काम को करना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई भी फ्लोर या बेस बोर्ड्स या वॉल या इस तरह के जो दरवाजा जो खुला हुआ है
तो ऐसे दरवाजों के ऊपर हमें कोई ऐसा है ना ब्लॉक रख देना चाहिए जो फायर रेसिस्टेंस हो, और वो अंदर यानी कमरे के अंदर खिड़की के द्वारा या डोर के द्वारा या ओपनिंग के द्वारा किसी तरह का स्पार्क या आग वगैरह अंदर ना जाए। ठीक है। दूसरी बात यह कि जितने भी सीलिंग्स हैं जो ओपनिंग वगैरह हैं वो सारे हमें क्या करना चाहिए, नॉन कम्बस्टिबल मेटल से ढक देना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी हम लोग वेल्डिंग कटिंग का काम करते हैं तो वायर वगैरह क्या होता है, कभी कभी काफी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो हमें समय समय पर वायर को भी चेकअप करते रहना चाहिए कि एक्सेसिव वेल्डिंग और या एक्सेसिव हीटिंग के कारण वायर तो गर्म नहीं हो गया है, और ज्यादा वायर अगर गर्म हो गया है तो इसका मतलब वहां आग हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो तुरंत हमें काम को रोक देना चाहिए तब तक जब तक वायर हमारा ठंडा ना हो जाए। ठीक है। एक वहां जहां भी हमारा हॉट वर्क चलेगा एक हमारा फायर वॉचर होना चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट कि जहां भी हॉट वर्क किया जाएगा वहां एक फायर वॉचर होना चाहिए, ताकि वो वहां काम के दौरान और काम के बाद भी वहां कम से कम 60 मिनट तक काम के बाद भी वो क्या करे, वहां ठहरा रहे। क्योंकि काम के 1 घंटे बाद तक भी ठहरा रहेगा तो किसी तरह अगर फायर होने की संभावना हो तो वो उस चीज को नोटिस करेगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर एक्शन लेगा। दूसरी बात, डिपेंडिंग ऑन द वर्क एंड डन द एरिया may needed to be the monitored and for longer up to 3 or more hours after the end of the work and until fire hazards no longer exist। अब 1 घंटा नॉर्मल है, लेकिन कोई काम अगर खतरनाक है, ज्यादा ही एक्सप्लोसिव फ्लेमेबल है तो 3-3 घंटा तक या उससे ज्यादा भी हमको वहां फायर वॉचर को रखना पड़ता है, ताकि वो वॉच करे कि किसी तरह का वहां आग वगैरह तो ना लग जाए। ठीक है। तो ऑल दिस पॉइंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मैक्स सेफ्टी एट रवेद। ओके, बाय।